नमस्कार। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक दिए गए हैं। ये ऐसे प्रावधान हैं जिन पर हमारे देश में राजनीतिक विवाद बहुत हुए और ये जो आपातकालीन प्रावधान हैं भारतीय संविधान में इसलिए शामिल किए गए कि भारत पर कोई भी अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई संकट आ जाता है तो उससे आसानी से निपटा जा सके। लेकिन कई सरकारों ने इसका लगातार दुरुपयोग किया। आज की इस क्लास में हम भारत में जो आपातकालीन प्रावधान हैं उनको समझेंगे, मुख्य जो आर्टिकल हैं उनको डिटेल से समझेंगे। साथ ही हम अंत में एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे जिसके माध्यम से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपातकाल के सभी प्रावधानों को बहुत बारीकी से समझेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए आप, आजकल का जो एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है उसमें ये ट्रेंड है कि वो अब प्रश्न जो है थोड़े से डीप पूछने लगे हैं जहां हम पढ़ते नहीं हैं। तो आज हम बेसिक से लेकर एडवांस इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आपातकाल क्या होता है। तो आपातकाल संविधान का एक ऐसा विशेष तंत्र है, ये तब लागू होता है जब देश की संप्रभुता, जिसे आप सॉवरेनिटी कहते हैं, एकता, अखंडता या सुरक्षा पर कोई बड़ा खतरा आ गया हो, बड़ा खतरा मंडरा रहा हो या फिर आने की आशंका हो। जब आपातकाल लगता है तब आपातकाल के अंतर्गत जो आपकी केंद्र सरकार होती है वो सर्वशक्तिमान हो जाती है। एक तरह से आप कहोगे कि यहाँ पर हमारे देश में संघीय ढांचा है, मतलब राज्य सरकार भी हैं, केंद्र सरकार अपनी सरकार चला रही है, राज्यों में अपनी अपनी सरकारें हैं। लेकिन जब आपातकाल लगता है तब ये संघीय ढांचा जो है एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। इससे क्या होता है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अब सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। मतलब स्टेट अब डायरेक्टली सेंटर के जो केंद्र है अपना, उसके निर्देशों का पालन करेंगे और उसके निर्देशों के अनुसार ही कार्य करेंगे। अब देखिए, संविधान में भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल का वर्णन है। अब अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि ये आपातकाल जो है कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से आपातकाल के प्रावधान लिए गए हैं। कई बार प्रश्न में ये पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है वो कहाँ से प्रभावित है, कहाँ से प्रेरित है। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से ये प्रेरित है, जिसमें आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का, मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का निलंबन हो जाता है। आगे अब इन चीज़ों को हम विस्तार से समझेंगे। साथ ही मैंने कहा कि यहाँ जब आपातकाल लगता है तो भारतीय संघ जो है ये बदल जाता है। इसका ढांचा जो है फेडरल होता है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं। लेकिन जैसे ही आपातकाल लागू होता है पूरा ढांचा बिना किसी संविधान संशोधन के एकात्मक हो जाता है, यानी सारी जो पावर्स हैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती हैं। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक हम देखेंगे कि आपातकाल के 3 प्रकार हमें देखने को मिलेंगे। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। इनके लगाने के आधार क्या हैं? देखिए, अभी आप क्लास को समझिए, हम आगे विस्तार से समझेंगे। लगाने का आधार है युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो ये 3 आधार हैं नेशनल इमरजेंसी के, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संविधान के अनुसार राज्य सरकार काम नहीं करती है, तो राष्ट्रपति शासन वहां लगा दिया जाता है। हालांकि इसके और भी पॉइंट्स हैं और भी आधार हैं, उन्हें आगे समझेंगे। और वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी उस समय लगाई जाती है जब देश की फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाए, वित्तीय स्थिरता खराब हो जाए, साख जो है फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी जो है उस पर खतरा हो, तब ये जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और ऐसा जो है अभी तक हुआ नहीं है इंडिया में। हालांकि 1991 में बीओपी संकट आया था इंडिया में, तब भी इंडिया में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। नेशनल इमरजेंसी ये 3 बार लगाई जा चुकी है अब तक, 1962 में, 71 में और 1975 में। अब यहाँ एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो है हम इसको 2 कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को। जैसे युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसको कहते हैं बाह्य आपातकाल
और यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपातकाल लगता है तो उसे हम कहते हैं आंतरिक आपातकाल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 1962 और 71 में जो इमरजेंसी लगी थी वो थी बाह्य आपातकाल। तो बाह्य आपातकाल क्यों था? क्योंकि 1962 में चाइना के साथ इंडिया लड़ रहा था। फिर 65 आ जाता है बीच में, उस समय भी 62 वाली इमरजेंसी चल रही थी। 65 में पाकिस्तान के साथ में लड़ाई होती है। 1971 में बांग्लादेश का जो युद्ध चल रहा था, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया इसमें शामिल हुआ था। तो ये जो है बाह्य आक्रमण प्रेरित आपातकाल था। लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पर जो आपातकाल लगा था वो आंतरिक आपातकाल था, क्योंकि देश में जगह जगह उनके खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। हालांकि हमें इस चीज़ में डीप में नहीं जाना है, हमें अपनी पढ़ाई की चीज़ें जो हैं वो समझ लेनी है। तो 1975 में जो लगा था आंतरिक आपातकाल था, जो हमारे देश में केवल एक बार लगा है, और 1962 और 71 यानी 2 बार बाह्य आपातकाल लगा है। अब चलिए इनको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे आप कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? जब भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो। तो जैसा कि मैंने 3 आधार ये पहले बताए थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। अब यहाँ एक चीज़ को समझना, ये जो सशस्त्र विद्रोह लिखा है 1978 से पहले आप यहाँ पर देखोगे तो 1978 से पहले पीछे की तरफ चलोगे तो यहाँ आंतरिक अशांति लिखा था। आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी। तो जब आंतरिक अशांति था, इसके आधार पर इंदिरा गांधी ने यहाँ पर क्या लगाया? इमरजेंसी लगाया। लेकिन 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उन्होंने इसमें संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो यहाँ पर इसमें चेंज कर दिया गया कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह का यूज़ किया जाएगा। तो इसकी घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति कब करते हैं? जब देश पर लगे कि युद्ध हो गया है या बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया है या फिर ऐसा खतरा उत्पन्न हो रहा हो, तब राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं। लेकिन केवल तभी जब प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, जिसे आप कहते हो मंत्रिमंडल, लिखित रूप से राष्ट्रपति को सिफारिश दे दे कि ये हमें यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, ऐसी ऐसी कंडीशन बन रही हैं, तभी राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन आप देखोगे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, तब उन्होंने डायरेक्टली राष्ट्रपति से कहा इमरजेंसी लगाने के लिए। उन्होंने कैबिनेट से कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। उसके बाद ये संशोधन किया गया। तब ये जो लिखित वाला शब्द है कि लिखित रूप में चाहिए राष्ट्रपति को, तब जाके लगेगा इमरजेंसी, तो ये जोड़ा गया था 1978 में। संसद की मंजूरी। अब बात आती है कि संसद इसको, मतलब राष्ट्रपति ने घोषणा तो कर दी, अब संसद में मंजूरी लेनी भी ज़रूरी है। तो राष्ट्रपति की घोषणा के 1 महीने के भीतर, मतलब 1 मंथ के भीतर, जैसे आज घोषणा करी तो आज के 1 महीने के अंदर, आज से आगे आने वाले 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों, जिसमें आपका लोकसभा भी और राज्यसभा भी, इन दोनों से विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा इसको पास होना चाहिए, ये जो प्रस्ताव है। ठीक है, ये प्रस्ताव पास हो गया। अब ये कितने समय तक रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल? तो जब एक बार पास हो जाएगा तो एक बार पास होने के बाद ये 6 महीने तक लागू रहता है, और इसे हर 6 महीने पर संसद से मंजूरी दिलाकर अनंत काल तक, मतलब 6-6 महीने करके हम बहुत लंबे समय तक जो आपातकाल है उसको रख सकते हैं। अब बात करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल को हटाना है, तो यहाँ पर या तो राष्ट्रपति क्या करें, एक उद्घोषणा जारी करें, उसके बाद यहाँ पर इसको हटा सकते हैं। अदरवाइज़ लोकसभा चाहती है तो लोकसभा जो है साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर सकती है, और राज्यसभा में ये प्रस्ताव नहीं जाएगा, केवल लोकसभा ही इसको पास कर देगी। तो साधारण बहुमत से ये पास कर देगी तो प्रस्ताव पास करके इसे कभी भी समाप्त कर सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि जब इसको लगाया नेशनल इमरजेंसी को, तब जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इसको विशेष बहुमत से पास कराने की बात की गई। लेकिन जब इसको हटाना है तो केवल लोकसभा से आप पास करा सकते हैं, और साधारण बहुमत, यहाँ पर साधारण बहुमत की बात की जा रही है, इसके माध्यम से इसको समाप्त किया जा सकता है। अब ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये ज़रूरी नहीं कि पूरे देश पर ही लगे।
किसी देश के किसी भी हिस्से पर ये लग सकता है या फिर संपूर्ण देश पर इसको लगाया जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये हो सकता है, तो हाँ ये हो सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से व्यवस्था कर दी गई थी। हालांकि इंदिरा गांधी के टाइम पर जो 38वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो की जाती है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा कहा था। लेकिन बाद में 1978 में ये सारी चीज़ें चेंज कर दी, तो जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है। अभी देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के कुछ प्रभाव देखेंगे हम कि इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं कंट्री पर। तो केंद्र और राज्य के जो रिलेशंस होते हैं उनके बीच में क्या जो प्रभाव पड़ता है वो समझिए। तो केंद्र सरकार जो है यहाँ पर आपातकाल लगता है तो एक शक्तिशाली भूमिका में आ जाती है। तो राज्य सरकार की जो कार्यपालक शक्तियाँ हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो सारी केंद्र के पूरे नियंत्रण में आ जाती हैं। हालांकि जो राज्य सरकार है, जो विधानसभा है, वो निलंबित नहीं होती। क्या नहीं होती? निलंबित नहीं होती। और वो लोग काम करते रहते हैं, लेकिन उनको जो है केंद्र के ऑर्डर पर काम करना होता है। मतलब अब राज्य सरकारें जो है पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में आ चुकी हैं। विधायी की बात करें, विधायी पावर्स तो राज्य सूची के विषयों पर राज्य अपने अपने कानून बनाते हैं, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो संसद जो है उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। और ये जो कानून है ये कब तक वैलिड रहेगा? तो जब तक ये आपातकाल चल रहा है तब तक तो वैलिड रहेगा, और आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने तक ये वैलिड रहेगा। और मान लीजिए कि संसद सत्र में नहीं है, राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा रखा है, और इस समय क्या होगा फिर? तो देखिए जब आपातकाल लगा है और संसद का विघटन हो चुका है तो यहाँ पर अध्यादेश के माध्यम से जो स्टेट है उसके लिए कानून बनाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और वित्तीय जो फाइनेंशियल जो संबंध होते हैं उनमें आप देखोगे कि राष्ट्रपति जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो करों का, टैक्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विभाजन होता है, उसको संशोधित कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मूल अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मूल अधिकारों पर प्रभाव आप देखोगे कि 2 तरीके से पड़ता है। पहला बात लिखा है यहाँ पर 358 अनुच्छेद 358 के तहत आप देखोगे कि आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, अनुच्छेद 358 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत जो हमें 6 स्वतंत्रताएं मिली हैं वो अपने आप ही निलंबित हो जाती हैं, और ये जब आपातकाल हटता है तो फिर से पुनर्जीवित हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक अपवाद देखिए, ये सब तभी होगा जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगा है। अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है तो यहाँ पर आर्टिकल 19 जो है स्वतः निलंबित नहीं होगा। और यहाँ देखिए जब नेशनल इमरजेंसी लगी है तो अदर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 359 कहता है कि अदर फंडामेंटल राइट्स जो हैं, राष्ट्रपति को पावर है कि वो उनको निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 को, यहाँ फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं होते बल्कि लागू होना निलंबित होता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स मौजूद रहते हैं, आप उनको चुनौती देने के लिए, मान लीजिए सरकार कोई ऐसा काम कर रही है जो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये जीवित रहते हैं, ये जीवित तो रहते हैं, लेकिन ये न्यायिक कोर्ट नहीं जा सकते हम इनके लिए। केवल वही जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो निलंबित हो जाते हैं, तो केवल वही जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं, जो राष्ट्रपति कहते हैं कि भाई ये जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो निलंबित हो चुके हैं, तो वही केवल, राइट। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की बात करें हम तो 5 ईयर की लोकसभा में 5 ईयर होता है और राज्य विधानसभाएं भी 5 साल के लिए बनती हैं। तो संसद जो है, ठीक है, संसद एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा की जो अवधि है वो कितने भी बार बढ़ा सकती है, और समाप्ति जब हो गई आपातकाल की उसके बाद 6 माह से अधिक नहीं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। वैसे ही राज्य विधानसभाओं की बात करें तो उनका जो कार्यकाल है 5 साल का होता है, और जब आपातकाल लगा है तो यहाँ पर संसद जो है एक बार में 1 वर्ष के लिए राज्य का जो कार्यकाल है वो बढ़ा सकती है, और कितने भी बार ये बढ़ा सकती है। और आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ये अधिक प्रभावी नहीं रहेगा, और उसके बाद राज्य में इलेक्शन होंगे।
अब बात करेंगे वित्तीय की। तो वित्तीय प्रभाव क्या पड़ता है? तो राष्ट्रपति जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव थे। अब हम समझेंगे राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो ये राष्ट्रपति शासन को हम दो अन्य नामों से भी जानते हैं। एक नाम है राज्य आपातकाल, दूसरा है संवैधानिक आपातकाल। हालांकि आप देखोगे कि संविधान में राष्ट्रपति शासन के लिए आपातकाल शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी भी स्टेट में लगाया जाता है। तो ये क्यों लगाया जाता है, इसके क्या आधार हैं, क्या रीजन्स होते हैं? तो इसका रीजन छुपा है अनुच्छेद 355 में। अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र आपका ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि आप हर राज्य की बाहर से कोई आक्रमण न करे और उसकी आंतरिक अशांति से रक्षा करोगे और ये सुनिश्चित करोगे कि हर स्टेट की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही चलाई जा रही हो, संविधान के अनुसार ही वहाँ पर प्रशासन किया जा रहा हो। तो ये आधार जो है अनुच्छेद 355 में छिपा है। और एक और यहाँ पर आर्टिकल है अनुच्छेद 365। अब यहाँ केंद्र का आदेश, यदि केंद्र सरकार राज्य को कोई संवैधानिक निर्देश देती है, केंद्र ने कोई भी निर्देश दिया राज्य को संवैधानिक, और राज्य सरकार उस निर्देश के पालन में फेल हो जाती है, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना पूरी तरह वैध होगा कि राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहाँ संविधान जो सरकार जो है संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। तो ये दो अनुच्छेद हैं जो आधार बनाते हैं राष्ट्रपति शासन के लिए, आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365। अब देखिए अनुच्छेद 356 के तहत कैसे लगाया जाता है। तो जब अनुच्छेद 355 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि राज्य संविधान का पालन नहीं कर रहा, या अनुच्छेद 365 के तहत राज्य ने केंद्र की बात मानने से इनकार कर दिया, तब अनुच्छेद 356 जो है ट्रिगर होता है और राष्ट्रपति शासन जो है स्टेट में लग जाता है। फिर क्या होता है, अनुच्छेद 356 की घोषणा। इसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट मिलती है कि भाई यहाँ पर संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल रहा, या फिर राज्यपाल की रिपोर्ट ना भी मिले, ठीक है, तो भी यहाँ पर राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। और राज्य की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो अपने हाथ में ले सकते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं? राष्ट्रपति ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो राष्ट्रपति शासन है उसका अनुमोदन जो है, अनुमोदन या स्वीकृति कहें, तो जो है जब इसकी घोषणा जारी हुई उसके 2 महीने के भीतर, 2 मंथ के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। दोनों सदन किसके? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। और ये जो प्रस्ताव है राष्ट्रपति शासन लगाने का, ये जो है दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पास हो जाए। किससे हो जाए? साधारण बहुमत से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और ये जब दोनों सदनों की स्वीकृति मिल जाती है तो इसे अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और एक बार में संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति, मतलब 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेनी चाहिए। इस हिसाब से आप 3 साल तक इसको रख सकते हैं। लेकिन 44वां संविधान संशोधन आता है 1978 में। तब इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए केवल तभी बढ़ाया जा सकता है, मतलब 1 वर्ष बाद अगर आप 6 मंथ के लिए और बढ़ाना चाहते हो, 6 मंथ के लिए और बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, 2 परिस्थितियां पूरी होनी चाहिए। वो ये कि यदि पूरे भारत में या पूरे राज्य या उसके किसी भी रीजन में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई हो, तथा जो इलेक्शन कमीशन है ये प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के लिए चुनाव कराने में कठिनाइयाँ हैं, इसलिए वहाँ चुनाव नहीं हो सकते, तो जो है 1 साल के बाद जो आगे राष्ट्रपति शासन है वो बढ़ाया जा सकता है। और बात आती है कि जब राष्ट्रपति शासन लगा तो अब स्टेट में कानून कौन बनाएगा? तो अनुच्छेद 357 इस चीज़ को कहता है कि चिंता मत कीजिए। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का जो विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसमें कानून बनाने की शक्तियाँ संसद को या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी को सौंप दी जाएंगी। तो ये अनुच्छेद 357 कह रहा है।
अब इसी से जुड़ा हुआ एक केस है SR बॉम्बई वाद 1994 में केस आता है, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 356 के तहत की गई घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल का भी हो सकता है। केंद्र सरकार को अदालत के सामने वह सामग्री मटेरियल पेश करनी होगी जिसके आधार पर उसने माना कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। आप सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी के कारण धारा 356 नहीं लगा सकती। आपने देखा होगा कि कई सारे स्टेट में, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई स्टेट है जहां पर राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लगा है। इवन मणिपुर में मैंने लास्ट जब रिविजिट किया था तब शायद 10 बार उसमें लग चुका था। M लक्ष्मीकांत का 5वां संस्करण है। अभी उसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि कई सारे स्टेट में 8 बार, 10 बार, किसी में 3 बार, किसी में 5 बार, मतलब राष्ट्रपति शासन सभी स्टेट में, केंद्र शासित प्रदेशों में लगा ही लगा है। तो यहाँ पर कई बार होता ये था कि राजनीतिक कारणों से कई पार्टियाँ जो चुनाव हार गई, कोई चुनाव जीत गई, तो उन्हें आपसी रंजिश के कारण, आपसी राजनीतिक फ़ायदा के कारण यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाए। हम बात करेंगे वित्तीय आपातकाल की, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट गई हैं। वो समझिए कि जब राष्ट्रपति शासन लगा किसी भी स्टेट में, तो वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद होती है राज्य के अंतर्गत, तो राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है वो भंग कर दी जाती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है। और क्या होता है, और राज्य का जो राज्यपाल होता है, जो गवर्नर होता है, राष्ट्रपति के नाम पर राज्य का जो सचिव होता है, सेक्रेटरी या फिर किसी अन्य सलाहकार की सहायता से स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वही चलाता है। तो इसीलिए इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है कि एक जो प्रतिनिधि है राष्ट्रपति का, वो वहाँ का जो शासन है वो संभाल रहा है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, जो आपका विधान मंडल है या विधानसभा है, इसको या तो वो विघटित कर सकता है या फिर निलंबित कर सकता है। निलंबित का मतलब होता है सस्पेंड और विघटित का मतलब होता है डिसॉल्व। इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, विघटित का मतलब हमेशा के लिए जो विधानमंडल है ख़त्म हो गया, अब न्यू इलेक्शंस होंगे। निलंबित में ये होता है कि सारे MP जो MLA वगैरह होते हैं, विधायक वगैरह, वो सब बने रहते हैं लेकिन वो अप्रभावी हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि राष्ट्रपति अथवा संसद या फिर कोई जो भी स्टेट का शासन संभाल रहा है, उसने कोई कानून बनाया स्टेट में राष्ट्रपति शासन के टाइम पर, तो वो जो है राष्ट्रपति शासन जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद भी वो प्रभावी रहेगा। ये बात ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति शासन जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो अप्रभावी नहीं रहेगा बल्कि प्रभावी रहेगा। और कब तक रहेगा, जब तक कि जो राज्य की विधानसभा है या विधानमंडल है उसे वापस नहीं ले लेता या फिर उसको परिवर्तित नहीं कर देता, तब तक वो प्रभाव में रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन से जो स्टेट में हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, उसकी पावर्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और उसकी जो पावर्स हैं वो वैसी की वैसी बनी रहती हैं, उसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करते। वित्तीय आपातकाल की बात करें, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, इसमें राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट, जिसे आप कहते हैं, साख पर खतरा है, तो वह इसकी घोषणा कर सकते हैं। अब इसमें आधार क्या होगा, आधार है संतुष्टि का आधार। राष्ट्रपति का यह विश्वास मंत्रियों की परिषद, कैबिनेट की सलाह पर आधारित होता है। मतलब जो कैबिनेट है वो सलाह देगी राष्ट्रपति साहब को कि भाई ये साख पर खतरा आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रह रही है, तो यहाँ पर उनकी सलाह पर ये काम होगा। अब मंजूरी की अवधि, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा किए जाने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसे स्वीकृत किया जाना अनिवार्य है। और मेजॉरिटी क्या रहेगी, तो दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास किया जाता है। जबकि हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष बहुमत होना चाहिए, लेकिन इसमें केवल साधारण बहुमत चाहिए। वैसे ही राष्ट्रपति शासन में साधारण बहुमत की बात की थी। अब मान लीजिए देश में जो वित्तीय आपातकाल है उसकी घोषणा हुई और घोषणा के समय लोकसभा भंग हो गई या फिर 2 महीने के भीतर इसे बिना पास किए भंग हो जाए, तो घोषणा जो है पुनर्गठित लोकसभा होगी, जो नई लोकसभा की गठन हुआ होगा, उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक ये जो राष्ट्रीय जो वित्तीय आपातकाल है वो जीवित रहेगा।
और इस दौरान राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी हो। मतलब पहली बैठक जब होगी न्यू गठित लोकसभा की 30 दिनों के भीतर उन्होंने पारित कर लिया, लेकिन इससे पहले 2 महीने के भीतर ही आपको राज्यसभा से मंजूरी ले लेनी होगी। और मैक्सिमम कब तक लगाया जा सकता है, मतलब एक बार संसद से अगर मंजूरी मिल गई तो वित्तीय आपातकाल को अनिश्चित काल तक के लिए प्रभावी रखा जा सकता है, जब तक कि इसे वापस न ले लिया जाए। और बार बार इसमें मंजूरी की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपको हर 6 महीने में दोबारा संसद से पास कराने की आवश्यकता इसमें नहीं होती वित्तीय आपातकाल के टाइम पर। अब वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या हैं, इफेक्ट क्या हैं? तो वेतन भत्तों में कटौती। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के अधीन सेवा करने वाले सभी किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकते हैं। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन को भी कम किया जा सकता है। इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन को भी कम किया जा सकता है। सेकंड है कि राज्य के धन विधेयक, मनी बिल्स जो होते हैं, उन पर कंट्रोल। राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किए गए सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार और मंजूरी के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य हो जाता है। राज्यों को निर्देश, केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश दे सकती है। अब वित्तीय आपातकाल की समाप्ति कैसे होगी? तो राष्ट्रपति किसी भी समय एक बाद की घोषणा, मतलब कुछ समय बाद उन्होंने घोषणा की कि वित्तीय आपातकाल को समाप्त कर रहे हैं तो कर सकते हैं। इसमें संसद की किसी भी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और इसे वापस लेने या हटाने के लिए संसद की किसी भी मंजूरी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी। या दो बार इस चीज़ को लिख दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या कह रहा है यहाँ पर? तो इस संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के फैसले 38वां संविधान संशोधन 1975 को पलट दिया गया। अब वर्तमान स्थिति क्या है कि राष्ट्रपति इस फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, मतलब वित्तीय आपातकाल लगा तो उनके इस फैसले की जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वर्ष 1991 में इंडिया के सामने BOP आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, जब भारत के पास कुछ दिनों का फॉरेन रिजर्व बचा था, लेकिन उस परिस्थिति में भी भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। इंडिया के इतिहास में वर्ष 2026 तक इस अनुच्छेद का एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए, अगर प्रश्न बने कि संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक एक भी बार नहीं किया गया है, तो वो आपका होगा आर्टिकल 360। चलिए, अब आती है हमारे टेस्ट की बारी। हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ देखते हैं कि आपने इस क्लास में कितना समझा, कितना गहराई से अपने दिमाग को यहाँ पर रखा, आपने कितने खुद को सतर्क रखा। पहला प्रश्न है आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट दिया है, सशस्त्र विद्रोह की बात कर दी। ये नहीं पूछा कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत, जिसमें क्या क्या आधार थे? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है, जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल बात की जा रही है तो बाह्य आपातकाल इसको कहेंगे। यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उस समय लोकसभा विघटित हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो आपातकाल के अनुमोदन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या होगी? यहाँ विकल्प हैं, आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा, राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आपातकाल पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहेगा, बशर्ते इस बीच राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी हो, ये वाला सही है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? तो आर्टिकल 19 ऑब्वियसली यही होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची, स्टेट लिस्ट के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है 6 महीने। तो यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 250 क्या कहता है कि आपातकाल के दौरान संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का इसको अधिकार मिल जाता है, लेकिन ऐसे जो कानून हैं आपातकाल के समाप्त होने के बाद केवल 6 महीने की अवधि तक ही प्रभावी रह सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दिया, लेकिन पूछा है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, कारण भी बता दिया, आधार भी बता दिया,
और पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो आर्टिकल 356 आंख बंद करके लगा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगाने के लिए एक वैकल्पिक आधार अल्टरनेटिव ग्राउंड प्रदान करता है? तो मैंने आर्टिकल 365 बताया था। आर्टिकल 365 में क्या है? राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि राज्यपाल की रिपोर्ट से या वो खुद संतुष्ट है, संविधान के प्रावधान के अनुसार अगर स्टेट का जो शासन नहीं चल रहा है तो वो राष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद या राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विषयों पर बनाए गए कानूनों की स्थिति राष्ट्रपति शासन हटने के बाद क्या होती है? तो राष्ट्रपति शासन के दौरान जो कानून वगैरह बनते हैं, जब राष्ट्रपति शासन हट जाता है उसके बाद उनकी क्या कंडीशन रहती है? क्या वो समाप्त हो जाते हैं? क्या वे तुरंत समाप्त हो जाते हैं? वे आपातकाल हटने के 6 महीने बाद समाप्त होते हैं? गलत। वे तब तक प्रभावी रहते हैं जब तक राज्य विधानमंडल उन्हें खुद वापस न ले ले या संशोधित न करे। 9वां प्रश्न है, किस प्रसिद्ध न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के तहत की गई घोषणा न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के योग्य है? तो 9वें प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघवाद। कौन सा है? एसआर बोम्मई बनाम भारत संघवाद। ये 1994 में ये आता है। 10वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की घोषणा की जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 360। और 11वां प्रश्न है, संसद द्वारा एक बार अनुमोदित अप्रूव होने के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी समय अवधि तक लागू रह सकता है? अनिश्चित काल तक, जब तक वापस ना लिया जाए। इतने सिंपल सवाल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन 2 मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भी निलंबित नहीं किया जा सकता? यार ये बड़ा मजबूत अनुच्छेद होंगे। तो वो आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 में क्या है? आर्टिकल 20 और 21 में क्या है? 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, ये कहा जाता है, राइट टू लाइफ। प्रश्न संख्या 13, वित्तीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, सही कोर्ट चुनिए। तो यहाँ पर इनके वेतन में कटौती नहीं हो सकती, बाकी के लोगों में हो सकती है। तो जिसमें 3 होगा वो तो गलत हो जाएगा। ये भी हुआ, ये भी गलत हुआ। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है 14वां राष्ट्रीय आपातकाल 352। इसकी जब घोषणा हो जाती है उसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर किस बहुमत से स्वीकृत किया जाना अनिवार्य है? तो ये विशेष बहुमत की बात करेंगे। साधारण बहुमत तो यहाँ पर कट गई है। अब विशेष बहुमत जो है 1 महीने के भीतर की बात की जाती है। पहले ये 2 महीने था 1978 से पहले। 15वां प्रश्न है जिसे आपको करना है, भारत के इतिहास में अब तक कुल कितनी बार वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 लगाया गया है? मैंने आपको बताया था कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। तो इस सवाल का जवाब अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हमारे MCQ कंप्लीट हो गए। हमने नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन तीनों को बहुत बेहतरीन तरीके से MCQ के माध्यम से भी समझ लिया है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।